हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स, वो चल रहा था कि पृथ्वी की संरचना वाला टॉपिक हो गया था अपना। ठीक है। और पृथ्वी की संरचना का होने के बाद में उसमें आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों वाला हो गया था। नेक्स्ट, और आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कुछ उदाहरण थे, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, सुनामी है। फिर एक था सृजनात्मक एवं विनाशात्मक बल, ये भी शायद हो गया था। तो सृजनात्मक बल क्या होता है? यानी कि सृजनात्मक बल, एक है सृजनात्मक सृजनात्मक एवं विनाशात्मक बल। सृजनात्मक एवं विनाशात्मक बल। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सृजनात्मक सृजनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव फोर्स, यानी कि ऐसा बल जो नए नए कंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है ना, जो नए सृजन करता है धरती के ऊपर, उसे हम कहते हैं सृजनात्मक शक्ति या सृजनात्मक बल। ठीक है। और यह किस कारण से उत्पन्न होता है? यह लंबवत तरंगों के कारण, लंबवत आंतरिक विवर्तनिक तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। जैसे जो अंदर से बाहर की तरफ होती है, जिससे बड़े बड़े पहाड़ पठार, ठीक है, और पहाड़ियाँ, द्वीप समूह वगैरह उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से बाहर से अंदर वाली जो लंबवत आंतरिक विवर्तनिक शक्ति होती है, जिसके कारण क्या होती है, गहरी खाइयाँ, घाटियाँ, महासागर, ठीक है, नदियाँ वगैरह बनती है। ठीक है। तो ये क्या है? सृजनात्मक बल। फिर है विनाशात्मक बल। तो विनाशात्मक विनाशात्मक प्राकृतिक बल क्या होते हैं? कि जो विनाश का कार्य करते हैं, यानी ऐसे प्राकृतिक बल जो क्या करते हैं, विनाश का कारण बनते हैं, विनाश का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विनाशात्मक विनाशात्मक बल कहते हैं। अब ये किस कारण से उत्पन्न होता है? क्षैतिज बल रेखाओं के कारण। आपको पृथ्वी के अंदर बताई थी ना, क्षैतिज बल रेखाएं, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में जो क्षैतिज होती है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है? भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदा आपदा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ये किस में आता है? विनाशात्मक में। तो इसका आप डायग्राम बना करके आप इसको समझा सकते हो, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, वो है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। ठीक है, नेक्स्ट है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है बाह्य विवर्तनिक बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां यानी कि जो पृथ्वी के बाहर रह करके कार्य करती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। ठीक है। तो देखिए फिर से, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां क्या होती है? यानी कि ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी के बाहर कार्य करती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। अब बाह्य विवर्तनिक शक्तियां यानी कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के चारों तरफ आपको पता है क्या पाया जाता है? वातावरण पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। ठीक है, ये भूप्रपटी है। तो इस भूप्रपटी और इस वातावरण के बीच में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी शक्तियां काम करती है, ये बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में ही आती है। अब कौन कौन सी शक्तियां हैं? जैसे कि सबसे पहले आता है अपक्षयन की शक्ति है। ठीक है, ए है अपक्षयन की शक्तियां, वीदरिंग फोर्स जिसको कहते हैं। पहला है अपक्षयण की शक्तियां। अपक्षयण की शक्तियां, देखिए अपक्षयण की शक्तियां क्या होगी इसके बारे में। अपक्षयण की शक्तियां, अपक्षयण की शक्तियों में आप ऐसे समझ लो कि मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया समझा देना। इसमें इसमें क्या समझाई हुई है? मिट्टी के निर्माण, मिट्टी का निर्माण।
ठीक है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया इसमें समझाई हुई है। अब अपन देखते हैं कि सोयल फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, कैसे सोयल फॉर्मेशन होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है वो देखिए आप लोग कि मिट्टी के निर्माण में क्या क्या घटक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो मिट्टी का निर्माण जो होता है वो होता है पहाड़ों से। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना कि आज हमारे जो ये मिट्टी है, ये अपन ये सोचते हैं यार मिट्टी आखिर बनी कैसी, तो मिट्टी बनी कैसे, ये बनती है पहाड़ों से। अब पहाड़ों से कैसे वो देखो, जैसे कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इन पहाड़ के ऊपर ये जो पहाड़ियां हैं इन्हीं से मिट्टी बनती है। अब मिट्टी दो प्रकार से, या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित। मानव निर्मित जैसे कि जो पहाड़ों में क्रेशर वगैरह लगाते हैं, लेकिन वो मिट्टी कोई काम की नहीं है, वो एक बजरी होती है, एक रेत होती है, जिसमें न तो उपजाऊपन होता है, न ही वो वैसे पेड़ पौधों के लिए कोई काम की होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि प्राकृतिक, प्राकृतिक तरीके से जो मिट्टी बनती है, ठीक है, वो उपजाऊ भी है। ठीक है, वो उपजाऊ भी है और समय भी ज़्यादा लगता है और मनुष्य और पेड़ पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी भी होती है। अब सबसे पहले, अब देखिए मानव निर्मित से हमें कोई मतलब नहीं है, बनती कैसे प्राकृतिक तरीके से उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो पहाड़ों से बनती कैसे, पहाड़ है, आपको पता है कि रात को पहाड़ ठंडे होते हैं और सुबह गर्म होते हैं। सुबह सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म होते हैं तो फैलते हैं, रात को ठंडे होते हैं तो सिकुड़ते हैं। तो फैलना सिकुड़ना इस कारण से इसमें क्या हो जाती है, दरार पैदा हो जाती है। ठीक है, इसमें हल्की सी क्या पैदा हो जाती है, दरार पैदा हो जाती है। फिर बरसात होती है, बरसात होती है, सर्दियों में बहुत तेज पाला पड़ता है, गर्मियों में बहुत तेज धूप होती है। ठीक है, जिसके कारण दरारें और ज्यादा बढ़ जाती है, बरसात का पानी जमा हो जाता है। बरसात का पानी, एक चीज याद रखना, दरार को बहुत ज्यादा चौड़ा कर देता है। हम लोग घरों में भी देखते हैं कि मकान बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सूरज के प्रकाश के कारण उसमें दरारें पड़ जाती है। हम अपनी छतों पर भी देखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सूरज सुबह तेज धूप पड़ती है, रात को ठंड पड़ती है, तो मकानों में भी छत पर और दीवारों पर दरारें पड़ जाती है। लेकिन इन दरारों में अगर पानी भर जाता है, बरसात का पानी, तो यह दरारों को और ज्यादा चौड़ा कर देता है। तो आगे देखिए कि इन दरारों में क्या हो जाता है, इन दरारों को ये बरसात का पानी थोड़ा चौड़ा कर देता है। फिर आपको पता है ये पशु पक्षी ये इस पर आते हैं, ठीक है, और इसमें बीज पड़ जाते हैं और इसमें पौधे उग जाते हैं। ठीक है, ये हमारे घरों में भी हम लोग देखते हैं कि कहीं दरारें होती है, कहीं पीपल का पौधा उग गया, कहीं नीम का उग गया, उन दरारों के अंदर छोटी छोटी घासें उग जाती है। क्यों, ये जो छोटी छोटी गिलेरिया वगैरह होती है, इनके साथ बीज चिपक के आ जाते हैं, वो दरारों में गिर जाते हैं और पौधे लग जाते हैं। ये पौधे इन दरारों को और ज्यादा चौड़ा कर देते हैं, तथा इन इन पौधों में ये पौधे होते हैं, इसके अलावा कुछ जैसे कि लाइकेन होता है, मोस होता है, ये भी इस पर लग जाते हैं और इनसे कुछ एक ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो इन पहाड़ों को और ज्यादा कमजोर बना देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अपने कितने पहाड़ है आसपास में, उन सब पहाड़ों पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, लेकिन सदा ही थोड़ा ना थे, कोई टाइम तो मजबूत पहाड़ भी था, लेकिन आज उस पर पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें पेड़ पौधे लग जाते हैं। ठीक है, और ये पेड़ पौधे इसको और कमजोर बना देते हैं। फिर देखिए हवा चलती है, हवा के कारण ये पत्थर, ये चट्टानें टूटती है, ये पेड़ पौधों की जड़ें जैसे जैसे फैलती है, चट्टानें क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। हवा के कारण, बरसात के कारण, जब तेज पानी के बहाव के कारण या कभी तूफान आता है, तो ये पत्थर आपस में टकराते हैं और आपस में टकरा करके छोटे छोटे पीस बना लेता है। इन पीसेज के बीच में भी आप खुद पहाड़ पे जाकर के ये चीजें देख सकते हो। ठीक है, इन छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में पेड़ पौधे लग जाते हैं भी, इनके बीच में भी पेड़ पौधे लग जाते हैं और ये पेड़ पौधे इसको और ज्यादा चौड़ा कर देते, मतलब इसको और ज्यादा उपजाऊ कर देते हैं। ठीक है ना, हवा चलती है, ये पत्थर मिट्टी ये पहाड़ों के टकराती है और एक रेगमाल का काम करती है। जैसे रेगमाल किसी चीज को कुचलता है ना, वैसे एक रेगमाल का कार्य करती है और पहाड़ों पर से ऐसे भुरभुरे होकर के और यहाँ से मिट्टी के रूप में यहाँ से उतरने लग जाते हैं। इसके चारों तरफ पेड़ पौधे उग जाते हैं और जब पहाड़ों पर चारों तरफ पेड़ पौधे उगेंगे तो वो क्या करेंगे, इन रेत को उपजाऊ बना देते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अपक्षयण की शक्तियां।
तो स्टूडेंट्स इसको एक बार आप ध्यान से देखना। मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसी चीज छोड़ दी है जो मैंने एकदम डिटेल में ये चीज आपको करवाई है, ठीक है। इससे डिटेल में आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप एक बार बुक से पढ़ करके ये वीडियो 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि एक कहानी की तरह बता दिया मैंने डायग्राम बना करके, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अपर्दन की शक्तियां। नेक्स्ट देखिए अपर्दन की शक्तियां। अपर्दन की शक्तियां, और अपर्दन की शक्तियों के अंदर देखिए अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स अपर्दन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि बात ये आती है कि अपर्दन क्या होता है। व्हाट इज एरोजन। एसएसटी में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लास में साइंस में भी पढ़ा होगा, 7वीं क्लास में 6ठी क्लास में अपर्दन क्या होता है, ठीक है, मिट्टी का अपर्दन। तो देखिए अपर्दन का मतलब क्या होता है कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी का हवा पानी या बर्फ के द्वारा, हवा पानी या बर्फ के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझो, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह हवा पानी या बर्फ के द्वारा चले जाना, बहाकर ले जाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। अब देखिए अपर्दन, जैसे कि अपन बात करें कि अपन मिट्टी है किसी खेत में, उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। तो उपजाऊ मिट्टी है, बारिश तेज आई, पहाड़ी एरिया है मान लो, और पहाड़ के नीचे किसी का मकान है या फिर खेत है, उसमें उपजाऊ मिट्टी है। अब बरसात आई बहुत तेज, पहाड़ से तेजी से पानी आएगा, और वो क्या करेगा, मिट्टी को काट करके अपने साथ ले जाएगा। तो अपर्दन हुआ ना, तो उपजाऊ मिट्टी चली गई, ठीक है। इसी प्रकार से हवा आती है, गर्मियों का मौसम में हवा है, तो वो क्या करेगी, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उपजाऊ, उसको उड़ा के ले जाएगी, अपर्दन हुआ। ये बर्फीले जो एरिया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, इस एरिया के अंदर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, बर्फ के तूफान आते हैं, और ये बर्फ के तूफान जब तेजी से आते हैं तो अपने साथ उस मिट्टी को भी भाग करके ले जाते हैं। तो यानी मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में अपर्दन की शक्तियां, यानी अपर्दन की क्रिया जो वातावरण के द्वारा होती है। तो किस किस के द्वारा होती है, या तो हवा के द्वारा होती है, या फिर जल के द्वारा होती है, या बर्फ के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, छोटा सा ही है आपके। नेक्स्ट है अपर्दन की होगी बहती वायु की शक्ति। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बहती वायु की शक्ति। बहती वायु की शक्ति। अब देखिए बहती वायु की शक्ति के बारे में, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसको मैं अभी आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना, डिटेल में करवाने वाला हूं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि जो करवा रहा हूँ उसमें से कुछ टॉपिक बुक के भी कवर कर रहा हूँ और कुछ बुक के अलावा भी कवर कर रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, और फिर उसके बाद में आप बुक से करो, क्योंकि किताब के तो टॉपिक करवा ही रहा हूँ, उसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा चीजें भी करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए बहती वायु की शक्ति। तो सबसे पहले अपन बात करें कि अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। विभिन्न प्रकार की इस वायु के अंदर गैसें हैं, क्योंकि वायु का कोई सूत्र नहीं होता है, वायु के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ठीक है, वह अन्य प्रकार की गैसेज भी पाई जाती है। अब यह वायु,
ठीक है, पाई जाती है। लेकिन यह वायु देखिए कुछ जगह तो शांत होती है और कुछ जगह इसमें हलचल होती है और कुछ जगह यह विनाशक रूप भी लिए हुए रहती है। पृथ्वी एक है, वायुमंडल एक है, लेकिन वायु जगह जगह इसकी तीव्रता अलग अलग होती है। ठीक है, अपन देखते हैं कमरे के अंदर, एक कमरा है, इस कमरे के अंदर आराम से है, शांत वायु है, लेकिन पंखा चलाते ही कागज उड़ने लग जाते। किस कारण से? हवा के कारण से। क्या कारण है? पंखा घूमा जिससे वायु चली, वरना वायु तो स्थिर है ही। ठीक है, जिसके कारण वायु, देखिए वायु तो स्थिर है ही, लेकिन पंखे के कारण ऐसा हुआ। इसको आप अब तो मतलब समझो, वायु स्थिर है, पंखा घूम रहा है, जिसके कारण इसने क्या किया, वायु को वायु में हलचल पैदा करती और वायु की हलचल होने से यहाँ कागज उड़ने लगे। ठीक है, तो यही हलचल आगे जाकर के बहती हुई वायु का रूप लेती है, या आंधी का ले लेती है, या तूफान का रूप ले लेती है। तो ये तो एक हमने कमरे का उदाहरण दिया है। हम इस पूरी पृथ्वी का उदाहरण दें कि इस पृथ्वी के ऊपर कहीं तो शांत वायु है, कहीं पर वायु बहुत तेज चल रही है, कहीं, ठीक है, कहीं आंधी आ रही है, कहाँ तूफान आ रहा है, कहाँ पर चक्रवात आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसके होने का रीजन देखिए, तो इसका मुख्य कारण है सूर्य। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है सूर्य। तो देखो, इसको मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूं, और जो डायग्राम मैं साथ साथ बना रहा हूं स्टूडेंट, इसको बनाते रहा करो। ठीक है ना? तो देखिए कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ये सूर्य है। इस सूरज की रोशनी जब इस पर गिरती है तो ये क्या करती है, इसकी वायु को गर्म कर देती है। ध्यान से समझो, ये क्या करता है, सूरज की जब रोशनी इस पर गिरती है तो ये क्या करती है, यहाँ की वायु को गर्म कर देती है, और वायु गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है। क्योंकि कोई भी चीज जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। जैसे दूध होता है, दूध में भी गर्म करोगे वो ऊपर की तरफ उठेगा। इसी प्रकार से यहाँ की वायु हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठेगी। तो जब ये वायु गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठती है तो इसके आसपास की जो वायु है वो इसका स्थान लेती है और इस प्रकार से हवा बहती है। ठीक है ना? ये इस प्रकार से हवा बहती है, और यह प्रक्रिया अगर लंबे समय तक हो, अगर यह प्रक्रिया लॉन्ग टाइम तक हो, तो यही आगे किसका, तूफान का, आंधी का और तूफान का रूप भी ले लेती है। अब वायु भी देखिए कई प्रकार, मौसम के अनुसार भी बदलती है। ऐसा नहीं है कि वायु हमेशा एक ही दिशा में चलती है, वायु अपनी दिशा भी बदलती रहती है। आपने ये चीज अनुभव की होगी, सुबह की दिशा पूर्व की तरफ होती है, शाम की दिशा पश्चिम की तरफ होती है, मान लो दोपहर की दिशा उत्तर की तरफ है। तो वायु भी मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। इसके अलावा ऋतु के हिसाब से एक है मानसूनी हवा। ठीक है, एक चीज आती है मानसूनी हवा। तो मानसूनी हवा मानसून के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। तो इसी के अंदर एक टॉपिक है मानसूनी हवा। तो देखिए मानसूनी हवा के बारे में अपन देखते हैं किस तरीके से है, कि जैसे कि ये समुद्र है, ये धरती है, और धरती में ये है समुद्र, ये महासागर कोई। ठीक है, ये सागर है। अब देखिए गर्मियों के अंदर जो हवा की दिशा होती है, गर्मियों के अंदर हवा की दिशा समुद्र से जमीन की तरफ होती है। ठीक है ना? ये गर्मियों में होता है। गर्मी में हवा की दिशा क्या होती है, समुद्र से जमीन की तरफ। और सर्दियों के अंदर इसकी जो दिशा होती है, ठीक है, सर्दियों के अंदर इसकी जो दिशा होती है वह जमीन से किधर होती है, जमीन से समुद्र की तरफ दिशा होती है। ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो आगे, इसको मैं समझाता हूं। मानसूनी हवा को आपको मैं मैप से समझाता हूं, जैसे एसएसटी के अंदर मैप से समझाते हैं वैसे। कि देखिए मैप तो ऐसा ही आता है, मेरे को इतना नहीं बनता है। ये अपना इंडिया है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, अपना इंडिया है। इंडिया के अंदर ये है अरब सागर, ये है अरब सागर, ये है हिंद महासागर,
और यह है बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, यह है बंगाल की खाड़ी। अब होता क्या है कि मानसून में दिशा फर्क पड़ता है हवा का। तो तमिलनाडु, केरल, ठीक है, ये जो एरिया है, आंध्र प्रदेश, इस साइड में हिंद महासागर से बरसात होती है। अरब सागर से देखिए मानसून की टाइम पर जब हवा, गर्मियों के अंदर हवा समुद्र से स्थल की तरफ होती है तो यूं उठती है। और ये एरिया है महाराष्ट्र का। और इस महाराष्ट्र पे यहाँ पर एक पठार है, इस पठार के टकराते ही महाराष्ट्र में बरसात होना शुरू हो जाती है। फिर ये एरिया जो है वो है राजस्थान का। और राजस्थान के अंदर ये जो एरिया है वो है अरावली पर्वत। और यहाँ से ये हवा क्या हो जाती है, इसके समांतर निकल जाती है और यहाँ हिमालय के टकरा करके, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यहाँ बारिश करती है। मैं हवाओं की बात कर रहा हूँ, मानसूनी हवाओं की। फुल डिटेल बता रहा हूँ, बाकी आप किताब से कर लेना, ठीक है, क्योंकि डिटेल बता दी तो फिर किताब वाली आपको याद समझ में आ जाएगी। बंगाल की खाड़ी से जब ये हवा चलती है तो पूर्वोत्तर राज्यों में करते हुए हिमालय के टकरा करके फिर ये यहाँ राजस्थान के अंदर बरसात करती है। पंजाब, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के इस एरिया में बरसात करती है। तो इस तरीके से ये होता है मानसूनी हवाओं के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो मानसूनी हवा हो गई, ठीक है, जनरल हवा हो गई। अब देखते हैं अपन, एक है इरेगुलर विंड, असमान वेग की हवाएं। असमान वेग की हवा देखो, इसी में एक टॉपिक है असमान वेग की हवा, जिसके कारण क्या पैदा होता है, चक्रवात। इसके कारण चक्रवात पैदा होता है। तो देखिए चक्रवात कैसे होता है, ध्यान से समझो। देखो, जैसे मैंने ये उदाहरण दिया था कि गर्मियों में हवा की दिशा किधर होती है, गर्मियों के अंदर समुद्र से जमीन की तरफ और सर्दियों में जमीन से समुद्र की तरफ। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से मान लो कि मौसम में बदलाव होता है, तो मौसम में बदलाव होने के कारण हवा की दिशा भी बदलती है। इसी तरीके से हवा की दिशा बदलती है। ठंड ठंड हो जाए, बारिश हो जाए तो हवा की दिशा समुद्र की तरफ हो जाती है। गर्मी हो जाए तो दिशा समुद्र से जमीन की तरफ। और इस प्रकार से लगातार अगर मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो यह हवा एक चक्र का रूप ले लेती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको, चक्रवात कहते हैं। तो यह एक बहुत बड़े चक्र का रूप ले लेती है। और चक्रवात के बारे में आप सभी को पता है, एक चक्र के रूप में होता है। और जब ये चलता है तो अपने मार्ग में आने वाली किसी भी कैसी भी चीज हो उसको तहस नहस कर देता है। चाहे घर आओ, चाहे गाड़ी मोटर आओ, उन सभी को यह बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उनको यह तहस नहस कर देता है। कौन, चक्रवात। अब देखिए चक्रवात कहीं तो छोटा होता है, साइक्लोन कहते हैं इसको, और कहीं इसकी परिधि लगभग 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से, यानी कि इसकी परिधि 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक, 3000 किलोमीटर लंबी तक दूरी तक की इसकी परिधि होती है। इसके साथ बिजली चमकना, बादलों का गड़गड़ाहट, बरसात होना, तूफान आना, ये प्राकृतिक आपदा भी इसके साथ ही होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होगी असमान वेग की हवाएं। फिर उसके बाद में देखिए बहते हुए जल की शक्ति। और फिर उसके बाद में समुद्री धाराएं। एक अपना छोटा सा टॉपिक और बचा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, या फिर अभी मैं ऑनलाइन हूँ, आप मुझे अभी भी मैसेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बहते हुए पानी की शक्ति। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहते हुए पानी की शक्ति।
बहते हुए पानी की शक्ति। आगे देखते हैं अपन। तो बहते हुए पानी की, आपको पता है कि पानी का जो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, कि पानी का जो मुख्य स्रोत है नदियां है, तालाब है, झीलें हैं, और सबसे बड़ा स्रोत है समुद्र, सागर, और उससे भी बड़ा स्रोत है महासागर। ठीक है। फिर यह पानी जब वैसे शांत रहता है सागरों महासागरों में, लेकिन जब ये बहता है तो अपनी ताकत हमें दिखा भी देता है। हमने टीवी में वगैरह में देखी है कि इसकी ताकत कितनी होती है। अपने मार्ग में आने वाली किसी भी चीज को ये छिन्न भिन्न कर देता है, उसको नष्ट भी कर देता है। ठीक है। तो देखिए, नदियों के अंदर जो पानी होता है, नदियां कुछ समय बाद में, कुछ नदियां ऐसी भी होती है जो कुछ समय बाद में सूख जाती है, लेकिन समुद्र कभी भी नहीं सूखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जल शांत होता है, और जल शांत होने के कारण ये कभी नहीं सूखते हैं। ठीक है। अब नदियों के सूखने का कारण क्या है? जैसे कि कुछ नदियां, जैसे कि चंबल है, ये वर्ष भर बहती है, माही है, लूनी है, बनास है। ठीक है, ये वर्ष भर बहती है। और कुछ नदियां ऐसी भी है जो मौसमी होती है, जैसे कातली है, ये केवल मौसमी नदियां है, आंतरिक प्रवाह वाली नदी। इसके अलावा कुछ नदियां हैं जो पहले थी, आज खत्म हो चुकी है, जैसे सरस्वती नदी। ठीक है, जो राजस्थान के उत्तर के अंदर बहती है, बहती थी पहले हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर ये बहती थी। ठीक है, लेकिन आज ये खत्म हो चुकी है। तो इसका कारण क्या है? तो पहला तो कारण ये है कि भाई नदियों का जल बहता रहता है और समुद्र का जल स्थिर रहता है, इसलिए वो कभी सूखता नहीं है, उसमें पानी भी ज्यादा है। दूसरा, नदियों का सारा पानी समुद्र में गिरता है, कुछ का अरब सागर में गिरता है। ठीक है, कुछ का तो अरब सागर में गिरता है, कुछ का बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इस कारण कभी भी समुद्र सूखते नहीं है। जब हवा चलती है, ठीक है, तो जब नदियां ऊपर से पहाड़ों पे से नीचे गिरती है, तो आपको पता है डेल्टा बनाती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा वगैरह बनाती है। ठीक है, और इनके मार्ग में आने वाली जो बड़े बड़े पत्थर है या मकान है, उनको भी ये भाग करके अपने साथ ले जाती है। जब पानी का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो इसके बीच में अगर कोई भी चीज वस्तु आ जाए, तो उसको भी ये भाग करके ले जाती है, और इसी का उपयोग किया जाता है बिजली बनाने में। ठीक है, जैसे कि पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसके नीचे साइंटिस्ट क्या करते हैं, टरबाइन लगा देते हैं, वो टरबाइन घूमते हैं और उससे बिजली बनती है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं हाइड्रो पावर, यानी कि हम बहते हुए पानी से शक्ति खुद भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस पानी में खुद में ही बहुत ज्यादा शक्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना टॉपिक हो गया बहते हुए पानी की शक्ति। फिर उसके बाद में 2-3 टॉपिक और है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। इसी के साथ अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।